हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 34 है। 33 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है और अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है तो वो जो है कि प्लेलिस्ट में जाएगा। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सारे वीडियो मिल जाएंगे 1 से लेकर के 34 तक। ठीक है, तो वो जो है कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करें और प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी चल रहा है उतने तक जो है कि देखते रहें। ठीक है, काफ़ी फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बीएन राव, महात्मा गांधी। देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसका प्रस्ताव जो है कि किसने रखा? संविधान प्रारूप समिति के समक्ष तो किसने रखा? तो ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये रखा गया। देखिए, जो प्रस्तावना है हमारा उद्देशिका है, क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसा करके है ना स्टार्टिंग में संविधान के, वो है आपका प्रस्तावना या उद्देशिका बोल सकते हैं। ये जो डाला गया है ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है कि ये प्रस्ताव किया गया था उसमें ऐड करने के लिए संविधान में। ठीक है, देखिए संविधान में जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसको जो है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने उद्देशिका को क्या बोला है? संविधान की मूल आत्मा बोला है। ठीक है, देखिए अब आते हैं संविधान प्रारूप समिति के ऊपर। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे टोटल? तो टोटल जो है कि 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग जो अध्यक्ष जी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के। टोटल 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे जो कि अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है, KM मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और BL मिश्रा थे। देखिए BL मिश्रा क्या हुआ कि थोड़े समय बाद जो है ना कि ये इस समिति से हट गए। ठीक है, तो इनके जगह पर कौन आया? N माधव राव सदस्य बने। ये क्वेश्चन आता है कि BL मिश्रा के जगह पे किसको संविधान समिति मतलब संविधान प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? तो BL मिश्रा के जगह पे N माधव राव को बनाया गया। और एक थे DP खेतान, इनकी जो है कि आकस्मिक मृत्यु हो गई तो इनके जगह पे जो है कि कौन आया? T कृष्णमाचारी सदस्य बने। तो इन दोनों जो 5 तो इसमें परमानेंट थे। ठीक है, जो लास्ट के 2 हैं, ठीक है, जो हटाए गए थे या फिर मतलब एक की तो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और एक खुद ही हट गए थे, तो इनके जगह पे कौन आए? ये जो है कि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं सुविधाओं संबंधी प्रावधानों से। देखिए, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है 125, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णन किया गया है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का, संविधान में। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि 125 संबंधित किससे है? तो 125 संबंधित है आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते और अन्य जो सुविधाएं हैं उससे संबंधित है अनुच्छेद 125। ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43B। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपको मुफ्त कानूनी सहायता और समान
न्याय प्रदान करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है 39 का ए। देखिए जो भी अनुच्छेद है ना, ए बी सी डी या फिर क ख ग घ, ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। इनको जो है कि संशोधन करके इसमें ऐड किया गया है। जो 39 का ए है ये कब ऐड किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस टाइम पे ये 39 में ए जोड़ा गया, जो कि आपको मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद, 28 दिनों बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। देखिए ग्राम पंचायत के कोई सदस्य है, ठीक है, वो हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? देखिए जो पंचायती राज अधिनियम 2006 का है, पंचायती राज अधिनियम जो 2006 का है, उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, उसको स्वयं लिख करके अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। देखिए त्यागपत्र देने की तिथि से लेकर के 7 दिन के अंदर अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर वापस मुखिया से ले सकता है ये, ठीक है। देखिए यदि सदस्य 7 दिन के अंदर त्यागपत्र वापस नहीं लेता है तो 7 दिन बाद जो है कि जो उसकी सदस्य उसका पद है वो जो है कि खाली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला 7 दिनों बाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? पर्णहरित, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, ठीक है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसे जो है कि 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए पहला आपका क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें जो है कि क्या होता है, इसे हरा रंजक बोलते हैं क्लोरोफिल को। दूसरा क्या है, फाइकोबिलिन, ठीक है, यह जल में विलय रंजक है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये हो गया। तीसरा होता है कैरोटीनाइड, इसे जो है कि लाल, संतरी और पीला रंजक कहते हैं। तो ये तीनों मुख्य रूप से ये 3 भागों में बांटते हैं। देखिए एंथोसाइनिन की हम बात करें तो एंथोसाइनिन की कोई भूमिका नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो सही कौन सा हो जाएगा, मतलब जो वर्णक नहीं है तो ये है आपका ये 4th वाला एंथोसाइनिन। ये तो सब सारे तीनों वर्णक है, ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यौ शर्करा, माल्टोस। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, आयन बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, अधिक ध्रुवीय बनाने के लिए। पूछा जा रहा है सहसंयोजी बंध के बारे में। इसमें जो है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं, क्यों करते हैं साझा? तो इसमें करते हैं एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। देखिए अगर हम बात करें सहसंयोजी बंध की, ये क्या होता है? तो जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रसायन बंधन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। लोपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे मंदिर भी कहा जाता है। महालक्ष्मी का, वीरभद्र का, महाकाल का, मुरुगन का। देखिए पूछा जा रहा है कि जो लोपाक्षी में स्थित है मंदिर वो अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है मंदिर वो विजयनगर शैली में निर्मित हुआ है। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उस मंदिर को कहा जाता है वीरभद्र मंदिर। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए वीरभद्र मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये है आपका
अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, और ये जो है कि 16वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था। ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कि ये जो है कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। देखिए, आज के डेट में अगर देखें हम 193 मेंबर्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। कितने मेंबर हैं? 193। जब ये बना था तो इसमें 50 देशों को सिग्नेचर के बाद जो है कि इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की, तो आधिकारिक भाषा कितनी है इसकी? 6 है। कौन कौन? देखिए, आपको अंग्रेजी है, अरबी है, चाइनीज मतलब चीनी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। ये जो है कि 6 जो है कि इसकी आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। लेकिन अगर हम बात करें जापानी की, तो जापानी जो है कि इसकी भाषा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है। जबलपुर, मांडू, उज्जैन, इंदौर। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है। कहाँ पे? तो देखिए, राजवाड़ा पैलेस एक ऐतिहासिक महल है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में। देखिए, इसे मराठा साम्राज्य के होलकरों ने लगभग 200 साल पहले बनवाया था। तो ये कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952 में, 1942 में, 1947 में, 1995 में। बात की जा रही है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है कि 1 जनवरी 1995 में किया गया था। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना किया गया था। देखिए, अगर हम बात करें WTO की, तो यह जो है कि एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ये WTO, ठीक है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापार जितना संभव हो उतना सुगम, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है। अच्छा, एक चीज बताइए, WTO के पहले इसका कुछ नाम था, ठीक है। WTO के पहले ये ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से जाना जाता था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये फोर्थ ऑप्शन। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना किया गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, ये बनाया गया है आपका महानदी पर, और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन? हीराकुंड बांध। और यह स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में ये बनाया गया था। देखिए, ये सब सारी चीज़ें ना, हीराकुंड बांध हुआ, दामोदर नदी घाटी हुआ, भाखड़ा नांगल हुआ, ये जो है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसके समय पे ये सब सारी चीज़ें बनाया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है कि कब से कब तक थी, उसका डेट हमें बताइएगा, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था। ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य जो है कि भारत में दालों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा है वो? तो वो है आपका मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश जो है कि दालों के उत्पादन में पहले स्थान पे है। ठीक है, दाल बहुत ज़्यादा होती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगर हम दूसरे स्थान पे देखें, दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे यूपी है। तीसरे स्थान पे हम बात करें तो तीसरे स्थान पे आपका राजस्थान है। ठीक है, पहले पे एमपी, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे राजस्थान। ठीक है, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, कोटा, कलपक्कम, तारापुर। पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ सिचुएटेड है? तो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो देखिए वो है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? कलपक्कम, तमिलनाडु में सिचुएटेड है ये। ठीक है, देखिए यह भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और भारतीय इंजीनियरिंग फर्म है कौन? लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी के नाम से सुना होगा। इन्होंने मिलकर के पावर स्टेशन का यह निर्माण किया था। ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 168। बात की जा रही है अध्यादेश की। ठीक है, कि भारत का संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है कि हमारे राष्ट्रपति जी अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 123। देखिए ये होता है कि अगर संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक है, संसद में अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है और राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि किसी नियम कानून की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, अगर किसी नियम कानून की सख्त ज़रूरत है तो ये क्या करते हैं कि इनके पास ये पावर दे रखा है अनुच्छेद 123 के तहत कि वो जो है कि बिना संसद में पारित किए, बिना वो मतलब कानून लाए हुए, ये डायरेक्टली क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी कर देते हैं। ठीक है, 123 के तहत। और वो अध्यादेश जो है कि जैसे और सारे नियम कानून होते हैं ना, सेम वैसे ही काम करता है। जो संसद में पारित करके नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, दोनों सदनों में पारित होता है, सेम वैसे ही काम करता है। लेकिन इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ होती है। 6 मंथ होती है इसलिए कि 6 मंथ बाद तो कोई ना कोई सत्र मतलब आ ही जाता है। ठीक है, संसद का जो सत्र होते हैं 6 महीने बाद आ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो वो क्या होता है कि फिर से वो जो है कि पारित करवा दिया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर ये परमानेंट कानून बन जाता है। तो इसकी वैलिडिटी होती है अध्यादेश की 6 मंथ। और 123 के तहत जो है कि राष्ट्रपति जी के पास पावर होता है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो राष्ट्रपति जी के पावर पास होता है ये सेंटर में, बट केंद्र ये स्टेट में भी राज्यपाल जी के पास पावर होता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का, कि अगर कोई संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है, मतलब जो स्टेट में होता है उसमें नहीं चल रहा होता है, तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकती हैं। वो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा अनुच्छेद होता है कि जिसके तहत राज्य में राज्यपाल जो है कि अध्यादेश लागू कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 की, ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया है कि राज्यों के विधानसभा की संरचना प्रदान करता है, अनुच्छेद 168। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भावना कंठ, शालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल, अपर्णा कुमार। पूछा जा रहा है कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? कौन है पहली महिला? तो ये हैं मिंटी अग्रवाल जी। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए मिंटी अग्रवाल जो है कि एयरफोर्स में क्या है? स्क्वाड्रन लीडर है। मिंटी अग्रवाल जो है कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है और इनको जो है कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला है। देखिए इनको यह पदक किसके लिए दिया गया है? 2019 की बात है, ठीक है, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, उसमें जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उनको जो है कि ये मार्गदर्शन करने के लिए मिला था। देखिए विंग कमांडर अभिनंदन ये फाइटर पायलट हैं और ये जो है कि मिंटी अग्रवाल हैं ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या करता है? जो भी पायलट फाइटर पायलट होती हैं ये गाइड करता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है
वो पायलटों को गाइड करता है। तो इनके मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था तो इन्होंने ही मतलब एटीसी में बैठी हुई थी और इनके अकॉर्डिंग ही, मतलब इनके मार्गदर्शन के अनुसार ही विंग कमांडर अभिनंदन जो है कि अपने फाइटर को मतलब ले जा रहे थे। ठीक है, तो इनके इस चीज के लिए युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया है मिंटी अग्रवाल को। ठीक है, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कैफी आजमी, बुद्धदेव बसु, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम। पूछा जा रहा है 1968 की में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, किसको मिला था 1968 में? तो वो मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। देखिए अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए प्रदान किया गया था? तो दो चट्टानों के लिए इनको दिया गया था। दो चट्टानों के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषा कौन कौन सी है? देखिए 22 भाषा तो वो है जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। 22 भाषाएं वो है जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और दो भाषाएं कौन कौन सी है? तो एक है राजस्थानी और दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश है। इन दोनों मतलब ये दो हो गए और ये 22 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 24 भाषाओं के लिए जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहली बार ये पुरस्कार जो है कि 1955 में 1955 में दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम्मत रंगिनी काव्य के लिए। ठीक है, अच्छा रिसेंटली किसे दिया गया है? आप लोग बताएंगे कि रिसेंटली किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, बृहद्रथ ने, अशोक ने। तो मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया सम्राट अशोक जी ने। चौथा ऑप्शन आपका सही है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। पूछा जा रहा है कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? तो इनको जो है कि लोहा की जानकारी नहीं थी, बाकी सब सारी चीज़ों की जानकारी थी इनको। देखिए इस सभ्यता के लोगों को तांबे की और कांस्य से ये परिचित थे। ठीक है, तांबे और कांस्य। देखिए हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। अकबर किसके संरक्षण में ये बड़ा हुआ? तो ये बड़ा हुआ था बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बड़ा हुआ था। अच्छा अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म जो है कि 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नकदी रिजर्व। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। उपयुक्त सभी। 1857 का विद्रोह जो है कि वो कैसा विद्रोह था, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पता होगा बुक से देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWith325। फेसबुक पे मेरा पेज है StudyWith3 के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS के नाम से, और टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ पे क्लिक करते डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।